नमस्कार दोस्तों, मैं आरव चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल देसी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हम 17 और 18 फरवरी को होने वाली यूपी कांस्टेबल के लिए टेस्ट लेकर आए हैं। तो चलिए हम देखते हैं अपने टेस्ट का पहला सवाल। हमारे टेस्ट का पहला सवाल है, मुद्रास्फीति की गणना के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन बी CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आय, ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति आय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CPI यानी मुद्रास्फीति की गणना के लिए CPI का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है और CPI को हिंदी में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, अंग्रेजी में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि रबर किस प्रकार की वनस्पति से संबंधित है? ऑप्शन ए ज्वर, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी टुंड्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो रबर है वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है कि पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात है। ऑप्शन ए 1:8, ऑप्शन बी 1:4, ऑप्शन सी 1:2, ऑप्शन डी 1:16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1:8। हमारा अगला प्रश्न आता है कि लार में एक पाचक एंजाइम लार एमाइलेज किसके पाचन की शुरुआत करता है? तो हम देखते हैं कि लार में एक पाचक एंजाइम मिलता है जो कौन सा होता है? एमाइलेज होता है। और एमाइलेज किसके पाचन की शुरुआत करता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी न्यूक्लिक एसिड। तो जो एमाइलेज एंजाइम होता है वह लार में स्थित होता है। लार में स्थित एमाइलेज एंजाइम जो है वह कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत करता है। हमारा अगला प्रश्न है, गबन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेमचंद ने गबन नामक पुस्तक लिखी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? ऑप्शन ए सूती वस्त्र, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी जूट, ऑप्शन डी चीनी। तो सूती वस्त्र जो है वह कपास से निर्मित होता है, कपास से बनाए जाते हैं और कपास की खेती की जाती है। जूट है, जूट से मैटिंग, जूट के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, इसकी भी खेती की जाती है। चीनी जो है वह गन्ने से निर्मित होती है और उसकी भी खेती की जाती है। तो यहाँ पर बचा क्या? ऑप्शन बी यानी सीमेंट। सीमेंट क्या है? कृषि आधारित उद्योग नहीं है। हमारा अगला प्रश्न आता है, संविधान सभा में प्रसिद्ध भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी किसने दिया था? ऑप्शन ए सोमनाथ लाहिड़ी, ऑप्शन बी KM मुंशी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने प्रसिद्ध भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी दिया था। हमारा अगला प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन बी सी 1972, ऑप्शन डी 1973। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन ऑप्शन सी 1972 में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, कंपनशील वस्तु की उसकी माध्य स्थिति से अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? ऑप्शन ए गुणवत्ता, ऑप्शन बी आवृत्ति, ऑप्शन सी आयाम, ऑप्शन डी तारतत्व। तो किसी कंपनशील वस्तु की उसकी माध्य स्थिति से अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? उसका आयाम कहलाती है। यानी हमारा ऑप्शन सी आयाम सबसे करेक्ट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है कि सन 1919 के भारत सरकार अधिनियम के पारित होने के समय पर भारत सचिव कौन थे, यानी राज्य सचिव कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी एडविन मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन डी लॉर्ड विलिंगटन। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एडविन मॉन्टेस्क्यू। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय वन जीव अभ्यारण्य जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गिर, ऑप्शन बी सरिस्का, ऑप्शन सी कान्हा, ऑप्शन डी बांधवगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गिर, जो कि गुजरात में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश का नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? यानी उत्तर प्रदेश का पहले क्या नाम था? संयुक्त प्रांत था। तो जब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया जाता है तब उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन ए वराहगिरी वेंकटगिरी, ऑप्शन बी होरमुसजी फिरोज शाह मोदी, ऑप्शन सी विश्वनाथ दासो, ऑप्शन डी अकबर अली खान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होरमुसजी फिरोज शाह मोदी। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल, ऑप्शन बी सारस क्रेन, ऑप्शन सी नीलकंठ, ऑप्शन डी श्वेतकंठ कौडिल्ला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सारस क्रेन।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सानिया मिर्जा की आत्मकथा का शीर्षक है? सनी डेज, ऑप्शन बी टच्ड बाय गॉड, ऑप्शन सी एस अगेंस्ट ऑड्स, ऑप्शन डी अनब्रेकेबल। इसका सही आंसर हो जाएगा एस अगेंस्ट ऑड्स जो है वह सानिया मिर्जा की आत्मकथा का शीर्षक है। सनी डेज जो है वह सुनील गावस्कर की आत्मकथा है, ये सुनील गावस्कर ने लिखी है। अनब्रेकेबल जो है वह मैरी कॉम, यह मैरी कॉम की आत्मकथा है। और मैरी कॉम कौन है? भारत की एक बॉक्सर है, मणिपुर की रहने वाली है। हमारा अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। यानी जो महाकुंभ मेले की जो तिथि होती है उसका अध्ययन किया, उस तिथि का निर्धारण किन्हीं तीन ग्रहों की स्थिति के आधार पर किया जाता है, गणना करने के बाद किया जाता है। और वे तीन ग्रह कौन कौन से? सूर्य हो गया एक, तो दूसरा चंद्रमा हो गया, तो तीसरा कौन सा होता है देखते हैं। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शुक्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति। यानी महाकुंभ मेले की जो तिथि होती है वह सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन करने के पश्चात ही की जाती है। और महाकुंभ मेला कब लगता है? यह 12 वर्ष बाद लगता है। और कहाँ लगता है? यह लगता है प्रयागराज में। और कहाँ? प्रयागराज में किस स्थान पर? जहाँ 3 नदियों का संगम होता है। और 3 नदियों का संगम कहाँ होता है? प्रयागराज में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य में प्रांतीय सूबेदारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पदवी का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए कुमारमात्य, ऑप्शन बी उपरिक्त, ऑप्शन सी आयुक्तक, ऑप्शन डी विषयपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपरिक्त जो है प्रांतीय सूबेदारों को कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस साल में भारत पर शासन किया था? ऑप्शन ए 1206 से 1210, ऑप्शन बी 1235 से 1265, ऑप्शन सी 1266 से 1287, ऑप्शन डी 1211 से 1240। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1266 से 1287 तक गयासुद्दीन बलबन ने शासन किया था। हमारा अगला प्रश्न है, आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन सी। आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। और आंवला विटामिन सी का सबसे बेस्ट स्रोत होता है। यह पूछा जाता है कि विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में आंवला में ही पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान किन 2 अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 और 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20 और 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 और 22, ऑप्शन डी अनुच्छेद 23 और 24। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा की गई है? 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा की गई है। और उसमें से जो राष्ट्रीय आपातकाल है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? वह लगाया जाता है आर्टिकल 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। ये सवाल पूछा गया है कि आपातकाल कितने प्रकार का है भारतीय संविधान में? 3 प्रकार का। और राष्ट्रीय आपातकाल जो है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? वह 352 यानी 352 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए चित्रकूट, ऑप्शन बी औरैया, ऑप्शन सी बांदा, ऑप्शन डी भदोही। तो भदोही जिला जो है वह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के अंतर्गत नहीं आता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कक्षा में उपग्रह भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? ऑप्शन ए सूर्य की कक्षा, ऑप्शन बी निम्न कक्षा, ऑप्शन सी कोई स्थिर कक्षा नहीं, ऑप्शन डी भूस्थितिक कक्षा। ऑप्शन डी भूस्थितिक कक्षा इसका सही आंसर होगा। जो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रह होते हैं वह भूमध्य रेखा से यानी इक्वेटर लाइन से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर लॉन्च किए 36,000 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। और इनका परिक्रमा काल जो होता है वह 24 घंटे होता है, जो कि पृथ्वी का भी परिक्रमा काल होता है। हमारा अगला प्रश्न है, गोंचा महोत्सव को लोकप्रिय रूप से रथ महोत्सव के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह ऐसे समय में मनाया जाता है जब हिंदू मनाते हैं, मानते नहीं, ये मनाते होगा, मनाते हैं। और क्या मनाते हैं? रामनवमी, रथ यात्रा, सूर्य पूजा, चंद्र पूजा। इसका सही आंसर हो जाएगा गोंचा महोत्सव को रथ महोत्सव के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह ऐसे समय में मनाया जाता है जब हिंदू रथ यात्रा को मनाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024 का विषय क्या है?
ऑप्शन ए अपने परिवार को बचाने के लिए स्वयं सुरक्षित रहें। ऑप्शन बी सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। ऑप्शन सी परवाह करेंगे सुरक्षित रहेंगे। ऑप्शन डी सड़क सुरक्षा नायक बने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सड़क सुरक्षा नायक बने। और जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह होता है वह 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम को शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हिंदू विवाह अधिनियम 1955। ऑप्शन बी बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929। ऑप्शन सी रोलेक्ट अधिनियम 1919। ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के माध्यम से लड़के और लड़कियों की विवाह की आयु को निर्धारित किया गया था। इस समय वर्तमान में लड़के और लड़कियों की विवाह की आयु जो है 21 वर्ष है। इससे पहले लड़कों की 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष थी, लेकिन अभी कुछ समय पहले लड़कियों की विवाह की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है। यानी वर्तमान में लड़का और लड़की दोनों की विवाह की आयु कितनी है? 21 वर्ष ही है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है? ऑप्शन ए तीर्थगढ़ जलप्रपात। ऑप्शन बी अमृतधारा जलप्रपात। ऑप्शन सी चित्रकूट जलप्रपात। ऑप्शन डी मांडवा जलप्रपात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के इंद्रावती नदी पर स्थित चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? यह है छत्तीसगढ़ में स्थित है। और छत्तीसगढ़ में किस नदी पर? तो इंद्रावती नदी पर स्थित है। इंद्रावती नदी पर यह जलप्रपात स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिबिंब ऐप का विकसित किया है? ऑप्शन ए झारखंड। ऑप्शन बी बिहार। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। यानी प्रतिबिंब ऐप को झारखंड सरकार ने विकसित किया है। हमारा अगला प्रश्न है मध्य भारत में बस्तर विद्रोह शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? 1905। ऑप्शन बी 1910। ऑप्शन सी 1915। ऑप्शन डी 1918। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1910 में बस्तर विद्रोह शुरू हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन ए बाबर। ऑप्शन बी अकबर। ऑप्शन सी जहांगीर। ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शाहजहां के शासनकाल में दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है भारत में साइबर अपराध परिगणित है, कौन सा साइबर अपराध किस सूची में परिगणित है? ऑप्शन ए संघ सूची। ऑप्शन बी राज्य सूची। ऑप्शन सी समवर्ती सूची। ऑप्शन डी अवशिष्ट विषय। इस प्रश्न को हम कॉन्सेप्ट के थ्रू करेंगे। साइबर अपराध जब हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियां वर्णित हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जब साइबर अपराध जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय साइबर अपराध नाम की चीज ही नहीं थी, इसीलिए साइबर अपराध को इन तीनों सूचियों में से किसी भी सूची में स्थान नहीं दिया गया। तो बचता क्या है? अवशिष्ट विषय बचता है। अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय कौन से विषय होते हैं? वे विषय जिनका उल्लेख इन तीनों सूचियों में से किसी सूची में नहीं होता है, उन विषयों को अवशिष्ट विषय यानी रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स कहा जाता है, आइटम्स कहा जाता है। और इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसको होती है? संसद को होती है। संसद यानी इन विषयों पर कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है। तो साइबर अपराध किसका विषय है? साइबर अपराध जो है वो अवशिष्ट सूची का विषय है, अवशिष्ट विषय है। और इस पर कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है। यानी अवशिष्ट विषयों पर कानून संसद बनाता है। कहने का अर्थ है कि साइबर अपराध पर कानून कौन बनाएगा? संसद बनाता है। और समवर्ती सूची कहां से ली गई है? हमने आपको बता चुके हैं। समवर्ती सूची अपोजिट होगा असमवर्ती और आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। हमारा अगला प्रश्न है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बहराइच। ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी। ऑप्शन सी पीलीभीत। ऑप्शन डी सीतापुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी। यानी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा मेंटल का ऊपरी भाग कहलाता है? ऑप्शन ए दुर्बल मंडल। ऑप्शन बी मध्य मंडल। ऑप्शन सी गुरु मंडल। ऑप्शन डी स्थल मंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुर्बल मंडल, जिसे एस्थेनोस्फीयर भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है? ऑप्शन ए शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ऑप्शन बी टुंड्रा क्षेत्र। ऑप्शन सी शीत कटिबंधीय क्षेत्र। ऑप्शन डी
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टुंड्रा क्षेत्र, क्योंकि टुंड्रा क्षेत्र वैसे क्षेत्रों को कहा जाता है जहां वर्ष भर बर्फ ढकी रहती है। वे क्षेत्र वर्ष भर बर्फ से ढके रहते हैं और बर्फ से ढके रहने के कारण ही यहाँ पर सीमित प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी मौलाना आजाद, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। मौलाना आजाद जो है वह भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी इज द राइट आंसर, क्योंकि सी राजगोपालाचारी ही स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री थे। हमारा अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी महापद्म नंद। तो हर्यक वंश का संस्थापक जो था ऑप्शन सी बिंबिसार था और अजातशत्रु बिंबिसार का ही पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे और महापद्म नंद जो है वह नंद वंश के संस्थापक थे। हमारा अगला प्रश्न है, पीके थुंगन समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए चुनाव आयोग से, ऑप्शन बी केंद्रीय सतर्कता आयोग से, ऑप्शन सी पंचायती राज, ऑप्शन डी मौलिक अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज से संबंधित है। किस समिति का? पीके थुंगन समिति का। तो हमने पंचायती राज संबंधित अपने वीडियो में एक ट्रिक बताई है, उसकी ट्रिक है बगल थुंगा। बगल थुंगा, ये सारी की सारी समितियां जो है वह पंचायती राज से संबंधित है। बी फॉर बलवंत मेहता समिति, ए फॉर बलवंत राय मेहता समिति, ए फॉर अशोक मेहता समिति, जी फॉर जीवी के राव समिति, एल फॉर एल.एम. सिंघवी समिति, थू फॉर थुंगन समिति, ये वाली थुंगन समिति, और गा फॉर गाडगिल समिति। ये सभी समितियां पंचायती राज से संबंधित हैं और इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से याद करिएगा इस ट्रिक को। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने से संबंधित है? ऑप्शन ए अल्लाह रखा, ऑप्शन बी अहमद जॉन थिरकवा, ऑप्शन सी शिव कुमार वर्मा, ऑप्शन डी पंडित किशन महाराज। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वह है जो बनारस घराने से संबंधित है, उसका आंसर हो जाएगा पंडित किशन महाराज जो है वह बनारस घराने से संबंधित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता सबसे कम है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता सबसे कम है? उड़ीसा राज्य की साक्षरता सबसे कम है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो बिहार जो है भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है, लेकिन इन ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए तो उड़ीसा इज द राइट आंसर। के उड़ीसा में इन चारों ऑप्शन इन चारों ऑप्शंस के हिसाब से उड़ीसा राज्य में ही सबसे कम साक्षरता होती है। इस तरीके से हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।